और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। दोस्तों 2024 का चुनाव निश्चित रूप से न जाने क्या क्या गुल खिला करके जाएगा। देवी और देवताओं को सामने रख करके इस चुनाव की नींव रखी जा रही है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता भगवती आदि शक्ति को याद कर रहे हैं, सभी महिलाओं में उन्हें आज शक्ति रूपा मां जगदम्बा का दर्शन हो रहा है। छोटी छोटी कन्याओं में देवी का रूप दिखाई दे रहा है। भले ही मणिपुर वाली महिलाओं के लिए ना बोलें, उत्तर प्रदेश के हाथरस वाली बच्ची के लिए ना बोलें, उन्नाव कांड पर ना बोलें, क्योंकि ये महिला शायद इस देश की नहीं थी। आदि शक्ति का नाम लेकर के दुर्गा सप्तशती में जो शक्ति रूप बताया गया है, मां जगदम्बा को दुर्गा शक्ति का रूप बताया गया है। और यहां पर उसी आदि शक्ति को नरेंद्र मोदी ने सनातन से जोड़ते हुए जनता के सामने मंच पर, भरे मंच पर जो भाषण दिया है, हालांकि वो कांग्रेस के राहुल गांधी की बातों का, उनके संबोधन का जवाब दे रहे थे, लेकिन फिर भी सोचना यह है कि कभी राम को राजनीति में लाया जाता है, कभी कृष्ण को लाया जाता है, कभी ज्ञानवापी का मुद्दा आता है। अब इस चुनाव में माता आदि शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा का भी नाम आज नरेंद्र मोदी लेते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन तो हो गया। मुंबई के जिस शिवाजी स्टेडियम में इस यात्रा का समापन हुआ है और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जो अपने शब्दों की बौछार की है, उससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी है। उसमें से एक शब्द निकल कर आया है जो शायद है 2024 के चुनावों की पूरी कहानी बयां कर रहा है, और वह शब्द है शक्ति। शक्ति शब्द पर राजनीति शुरू हो गई है। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। जैसा कि सभी को विदित है कि लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी समापन मुंबई के शिवाजी स्टेडियम में हो चुका है। राहुल गांधी द्वारा इस समापन समारोह में शक्ति शब्द को कहा गया है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे चला रही है। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। इस शक्ति को अब 2024 के भाषणों की नींव खुद नरेंद्र मोदी ने रख दी है। इस शक्ति शब्द को नरेंद्र मोदी ने तुरंत भुनाने की कोशिश की है, और वो कैसे करती है बीजेपी है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसे भुनाने की पूरी कोशिश की गई है। और नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव का जो पहला संबोधन किया है, 2024 के जो चुनाव की पहली सभा की है, महारैली की है, उसमें उन्होंने इस शक्ति शब्द को सबसे प्रमुखता पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति शब्द को सनातन से जोड़कर देखा है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि देश की हर महिला
गौर से सुनना, देश की हर महिला बेटी उनके लिए शक्ति स्वरूपा है। भारत माता की वो पूजा करते हैं, भले ही मणिपुर का मैं ना बोलें, लेकिन कुछ लोग शक्ति का अपमान कर रहे हैं। ये बस शब्द भी प्रधानमंत्री के हैं, शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं। जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने शक्ति का उदाहरण अपने हिसाब से देश में हो रही गतिविधियों को लेकर के किया है। वही मौके पर फायदा उठाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को बरगलाने के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले इस मैदान में कूदे हैं। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव भी गजब गजब के रंग दिखा रहा है। अगर 4 जून को सत्ता बदल गई, अगर 4 जून 2024 को सत्ता बदल गई तो हम और आप वहां तक सोच भी नहीं सकते हैं। न जाने देश में क्या क्या परिवर्तन हमें और आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो सरकार के पीछे एक बहुत बड़ी लाइन है, सब देख रहे हैं उसे। यही चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जहां सत्तासीन सरकार की अपनी परिभाषा एक अलग है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सत्ता की इस परिभाषा को सिरे से खारिज कर रहा है और वह नजर भी सबको आ रहा है। विपक्ष मुख्य रूप से राहुल गांधी देश की जनता को समझाने के लिए निकले हैं। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, यानी कि देश की जनता को समझाने का पूरा प्रयास किया है। वो निकले हैं, जो हमने और आपने देखा भी है। उनका कहना है कि जो कुछ आप लोग देख रहे हैं, जनता से जो कहने का मतलब है राहुल गांधी का, वो सीधा सीधा मतलब है कि जो आप देख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि देश के हर नागरिक को सच्चाई की पूरी जानकारी होनी चाहिए और यह अधिकार हमें संविधान भी देता है। इस बात को लेकर सत्ता के अंदर पूरी की पूरी हड़बड़ाहट देखने को मिल सकती है। बेचैनी बढ़ी हुई है बीजेपी में। वो क्यों कि अगर ऐसा भी समझा जा रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह के सख्त तेवर दिखा रहा है, वहीं 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बहस हुई उसमें इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ने भी कूदने का पूरा प्रयास किया। अब सवाल यह उठता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इसमें कूदने का क्या मतलब था। चुनाव आयोग ने भी आधा दर्जन राज्यों के होम सेक्रेटरियों को बदल दिया है, यानी कि उनका तबादला कर दिया गया है। वहीं 3 राज्यों में भी परिवर्तन किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। वह भी जब तब विपक्ष सत्ता द्वारा गढ़ी गई परिभाषाओं को बदलने निकला हुआ है। उसने जनता को आईना दिखाना भी शुरू कर दिया है। आप लोगों को और हम लोगों को दिखाया जा रहा है वह कितना गलत है। उसे दिखाने के पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी नजर आने लगा है। जो राहुल गांधी सच का आईना लेकर के घूम रहे हैं या विपक्ष के नेता घूम रहे हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, गलत के पीछे। इसलिए राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई के शिवाजी स्टेडियम में राहुल गांधी ने जिस प्रकार शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है, इस शक्ति शब्द को लेकर प्रधानमंत्री ने स्वयं मोर्चा खोला है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव की पहली रैली में ही बता दिया कि भारत माता से उनका नाता है, कैसा नाता वो रखते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मैं भारत माता की पूजा करता हूं। देश की हर माता बहन मेरे लिए पूजनीय हैं। उन्होंने शक्ति शब्द को
सनातन धर्म से जोड़ते हुए आस्था से जोड़ा है, उन्होंने शक्ति धर्म को आराधना से जोड़ा है, जबकि राजनीतिक तौर पर शक्ति शब्द का मतलब तो देश की जनता समझ ही गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा था, राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट के हाथों में देश को सौंपने की बात कही थी, जिसका जिक्र आजकल हो भी रहा है। आप जानते हैं हवाई अड्डे किसको दे दिए गए हैं, आप यह भी जानते हैं रेलवे ट्रैक किसके हैं, आप यह भी जानते हैं कि रेल किसकी है, आप सेल और भेल किसके हो गए हैं, ये सभी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बंदरगाह किसको सौंपा गया है यह भी आपको पता है। सभी चीजें प्राइवेट हाथों में क्यों दी जा रही हैं? देश की खदानों हो या फिर बड़े बड़े ठेके, सब पूंजीपतियों के हाथ में ही दिए जा रहे हैं। तो ताकत यानी कि शक्ति, क्योंकि शक्ति की बात चल रही है, तो ये जो ताकत है इन ठेकों को, इन सब चीजों को करने की, वो तो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, पावर है, वहां पर कौन है, कौन है वहां लोग, किसकी शक्ति है ये? वही शक्ति काम कर रही है जिस शक्ति का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कारपोरेट को यह सभी चीजें दे रहा है, वो एक शक्ति है। इस शक्ति से लड़ने के लिए ही राहुल गांधी ने अपनी संबोधन में इस शक्ति से लड़ने की ही बात की है। लेकिन शक्ति शब्द को लेकर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मैदान में कूदे, तो उन्होंने अपनी पहली ही चुनावी रैली में यह स्पष्ट कर दिया, और वह समझ भी गए हैं कि जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर उन बातों को जनता समझ गई या वो बातें जनता के समझ में आ गई, तो 400 तो बहुत दूर की बात है, सत्ता कब्जानी भी बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ एक साथ गिर सकता है और जीतना तो नामुमकिन है। वही राहुल गांधी ने दूसरी बात और कही थी इसी संबोधन में। उन्होंने कहा था कि इसमें से ही कोई मुद्दा उठाकर, मेरी कही हुई इन्हीं बातों में से कोई बात उठाकर ये लोग उसे मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की थी कि आप बंटने का प्रयास ना करें, आपको बांटने का प्रयास जरूर किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यहां पर ही भी है, क्योंकि राहुल गांधी ने नस पकड़ ली है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने अपने संबोधन में जब शक्ति का जिक्र किया है, पता थी शायद कि यह मुद्दा बन सकता है, तो उन्होंने मुद्दे का जिक्र पहले कर दिया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, जिससे हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। जब यह प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने 2014 और 2019 के चुनावों की तरह से प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो सका। ऐसा होता लग नहीं रहा है। ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में CAA लागू कर दिया, लेकिन उस पर भी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। अब राहुल गांधी ने जो शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है, उसका आश्रय लेते हुए वोटों के ध्रुवीकरण करने का कुप्रयास शुरू कर दिया गया है। उसी की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसी शक्ति शब्द को लेकर राहुल गांधी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर यह साफ साफ लिखा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने शक्ति शब्द के बारे में कहा, तो राहुल गांधी ने भी अपनी मंशा अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर साफ साफ लिख करके उन्होंने किया। उन्होंने साफ कहा है कि वह एक ऐसी शक्ति है जिसने भारत की संस्थाओं को, जैसे CBI, ED, इनकम टैक्स, मीडिया, चुनाव आयोग और भारत के उद्योग जगत को
वह भारत के संविधान को अपने चुंगल में फंसा रखा है। उस शक्ति की बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कराते हैं। उन्होंने उस शक्ति की बात की है। एक और जब किसान जरा सा कर्ज ले लेता है और उसे चुकाने में नाकाम साबित होता है तो एक और किसान आत्महत्या करता है। प्रधानमंत्री ने देश की संपदा जिन कारपोरेट को सौंपी है, उन जिनको हवाई अड्डे, बंदरगाह आदि दिए हैं, राहुल गांधी ने अपने प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा है कि युवा को अग्निवीर बना दिया गया, उसे अग्निवीर का तोहफा दिया गया है। मगर इससे युवा की हिम्मत टूटी है। लेकिन मीडिया और अखबार इस खबर को लगातार दबा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शक्ति के दम पर गरीबों पर जीएसटी लगाते हैं, महंगाई कम करने में नाकाम होते हैं तो देश की संपत्ति की नीलामी कर दी जाती है। मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये संबोधन राहुल गांधी के मैं अच्छी तरह से जानता हूं और पहचानता हूं। इस शक्ति को प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस शक्ति का जिक्र मैंने किया है वह धर्म की शक्ति नहीं है। जिस शक्ति का मैंने जिक्र किया है वो अधर्म की शक्ति है। वह शक्ति भ्रष्टाचार की शक्ति है, वो शक्ति असत्य की शक्ति है। दोस्तों, 2024 का चुनाव धीरे धीरे अपने रंग पर आता जा रहा है। अभी और भी कई ऐसे शब्द हमें देखने को और सुनने को मिलेंगे। इसमें इतना ही, फिर आपसे अगली खबर पर मुलाकात होगी। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।